वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 13 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कुर्दिश कम्युनिटी के बारे में है। हाल ही में जो ईरान के कुद्स हैं, उन्होंने लगभग पूरे देश में एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया हुआ है, जो कि एक यंग ईरानियन कुर्दिश वुमेन की डेथ के अगेंस्ट में है। वो 22 वर्ष की थी, उनका नाम महसा अमीनी था। ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था लगभग आज से 4 हफ्ते पहले, क्योंकि उन्होंने कस्टमरी तरीके से अपना सिर नहीं ढका हुआ था। क्या इस प्रकार की पुलिस होती है? हाँ, बिल्कुल होती है ईरान में। और जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो ये उसे वॉच भी करते हैं। इस रेफरेंस में गिरफ्तारियां होती हैं और सजाएं भी दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर महसा अमीनी को गिरफ्तार करने के बाद पॉसिबिलिटी के तौर पर पीटा गया, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। पूरे ईरान में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट फैला हुआ है। जितने भी प्रोविंस हैं, सभी जगहों पर 4 हफ्तों में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। और जो वहाँ की सरकार है, अब उन्हें कुद्स के इस प्रोटेस्ट को लेकर ज़्यादा कंसर्न लग रहा है, बिकॉज इससे उन्हें ऐसा लगता है कि जो सेसेशन यानी कि अलगाव की भावना है वो भी बढ़ेगी। खैर, इस रेफरेंस में आपको कुर्द्स के बारे में जानना चाहिए। कुर्द एक एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब एक अलग एथनिसिटी के हैं, इनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है और इनका लैंग्वेज ग्रुप भी डिफरेंट है। ये मिडिल ईस्ट में कई सारी लोकेशंस पे रिसाइड करते हैं। इनफैक्ट ये 4 देशों में रहते हैं और आपस में इन 4 देशों के बॉर्डर्स के आसपास के रीजन के द्वारा कनेक्टेड हैं। ये मेनली सुन्नी मुस्लिम्स हैं, जो कि जो लैंग्वेज बोलते हैं वो फारसी से मिलती जुलती है। माउंटेनियस रीजन में रहते हैं। ये आपको मेजरली 4 देशों में मिलेंगे: इराक, ईरान, सीरिया और टर्की। और अर्मीनिया जो है कुछ हिस्सा बॉर्डर के आसपास का, वहां पर भी आपको कुर्द्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये कुर्द्स के द्वारा इनहेबिट किए जाने वाला एरिया है। यहाँ पर आपको इराक दिखाया गया है और ये पूरा इराक का पार्ट है जहां पर ये कुर्द्स रिसाइड करते हैं। ये ईरान दिखाया गया है और ये पूरा हिस्सा जो है ये ईरान का है जहां पर कुर्द्स रिसाइड करते हैं। फर्दर ये टर्की है और टर्की में ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कुर्द्स के द्वारा इनहिबिट किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा सीरिया का दिखाया गया है और यहाँ पर सीरिया के हिस्से में कुर्द्स रहते हैं। ये लोकेशन अर्मेनिया की है और अर्मेनिया के बॉर्डर के आसपास भी कई सारे कुर्द्स रहते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इनकी प्रेजेंस आपको 5 देशों में मिलेगी। मतलब इतना बड़ा जो एथनिक ग्रुप है ये 5 देशों में बटा हुआ है। इसीलिए ये अक्सर अपने लिए कुर्दिस्तान की मांग करते रहते हैं, जो इन सभी 5 देशों में से मिलाकर बनाया जाए। इनकी डिमांड में कई सारी बातें होती हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ी डिमांड इनकी ये होती है कि इनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए विद द नेम कुर्दिस्तान। सिमिलरली अगर इनको ये सेपरेट कंट्री नहीं मिलती है तो उस रीजन में ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्हीं के फ्रेमवर्क में। जो ईरानियन कुद्स हैं उनकी बात करते हैं। इनकी पॉपुलेशन ईरान में 8 मिलियन से 10 मिलियन के आसपास है और ये वहाँ की पॉपुलेशन का 10% बनाते भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान है वो एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और वहाँ पर कुद्स सुन्नी है। जो कुछ ईरान में रहते हैं उन्हें अक्सर डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बिकॉज आप एक अलग आइडेंटिटी के कंट्री में रह रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। जो कुर्दिश रीजन है, इसे ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इन सभी कंट्रीज में इकोनॉमिकली निग्लेक्ट किया जाता है, स्पेसिफिकली इन ईरान, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉवर्टी फेस करते हैं और वो अपने लिए अलग देश की मांग करते हैं या फिर डिफरेंट आइडेंटिटी की मांग करते हैं, ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। तो इस तरीके की कंट्री की डिमांड रेज की जाती है कुर्द्स के द्वारा इन अलग अलग देशों में: टर्की, सीरिया, इराक और ईरान। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से 4 देशों में ये लोकेटेड हैं या फिर इनहिबिट करते हैं, तो आपको ये देश पता होने चाहिए: टर्की, सीरिया, इराक और ईरान। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक साइंसेस में दिया गया है 2022 का, उसके बारे में है। हाल ही में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने 3 लोगों को 2022 का नोबेल प्राइज दिया है, जिसमें एक है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डेबविक। तो बर्नानके इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, बाकी 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जो वर्क है, चाहे वो बेन बर्नानके का हो, डगलस डायमंड का हो या फिलिप डेबविक का हो, इन सभी लोगों का जो मेजर रोल रहा है वो इस बात में रहा है कि इन्होंने हाईलाइट किया बैंक्स के रेगुलेशंस, बैंकिंग क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस
क्यों आते हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है, बैंकिंग सिस्टम का इकोनॉमी में क्या रोल होता है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बात बताने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज क्यों दे दिया गया। बैंकिंग सिस्टम कितना सिग्निफिकेंट है इकोनॉमी के लिए ये हम सभी लोग जानते हैं, और अगर वो कोलैप्स होता है तो इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अभी वेल नोन है। एक्चुअली में ये वेल नोन नहीं था, इसे वेल नोन इन लोगों के द्वारा बनाया गया। इनिशियली बैंक्स को इकोनॉमी में वो तवज्जो नहीं दी जाती थी या उनकी सिग्निफिकेंस को वैसे नहीं देखा जाता था जैसे देखा जाना चाहिए। 1985 के ड्यूरेशन में इन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम का इकोनॉमी में रोल रीडिफाइन किया और बताया कि ये कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, और अगर इनके साथ छेड़छाड़ की जाए, इन पर ध्यान ना दिया जाए तो इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है। तो एक्चुअली में जो आज आप जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करने का काम इन लोगों के द्वारा 1985 के ड्यूरेशन से किया गया है, और तब ये फैक्ट आज इतना वेल नोन, इतना कॉमन है कि आपको लगता है कि इसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया। बट इन्होंने जो रिवील किया वो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे सबसे पहले बेन एस बनानके की बात करते हैं। इनका जो प्राइमरी फोकस रहा स्टडी का, दैट वाज ऑन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, जिसके बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं इंटर वॉर पीरियड में। इंटर वॉर पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय है। तो इंटर वर्ल्ड जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का समय है, दैट इज इंटर वॉर पीरियड, और उसी दौरान आया था द ग्रेट डिप्रेशन, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडिया। वो अभी तक की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस बताया जाता है। लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे, लोगों की जॉब चली गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस एट इट्स पीक था, लोगों के पास खाने को नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उस इकोनॉमिक क्राइसिस में। इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से ये शो किया, ये बताया कि किस तरीके से बैंक्स का फेल होना एक सिग्निफिकेंट डिसिसिव रोल प्ले करता है इस 1930s के डिप्रेशन में। लेकिन इनकी बात केवल इतनी नहीं है, उन्होंने एक चीज और फोकस की। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से बैंक्स फेल हुए और उसके बाद ग्लोबल डिप्रेशन आ गया, ये ठीक है। बैंक, इन्होंने ये भी बताया कि जो बैंक रन होते हैं ये डिसिसिव फैक्टर प्ले करते हैं अगर कोई क्राइसिस चल रहा है तो उसको लेकर। बैंक रन क्या होता है, अगर आपको ये लगे कि बैंक में पैसा नहीं है और बैंक आपका पैसा वापस नहीं कर पाएगा, तो सब लोग एक साथ इकट्ठा बैंक से पैसा मांगने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद अगर बैंक आपको पैसा देने की हालत में होगा भी तो नहीं दे पाएगा, बिकॉज बैंक आपका सारा पैसा जो आप डिपॉजिट करते हैं वो अपने पास रखता नहीं बल्कि लोन में दे देता है, और वो पैसा जब वापस मिलेगा तब वो आपको मिल पाएगा ना जो आपने डिपॉजिट किया है। तो इतना ग्रेजुअली होता है कि इसमें बैंकिंग सिस्टम को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो इधर से लेते रहते हैं, आपको देते रहते हैं, इधर से आपसे पैसा लेके और जो लोन है उसको देते रहते हैं, तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है। बट ऑल ऑफ सडन आप बैंक से पैसा मांगोगे तो कहां से लाके देगा वो। तो ऐसी सिचुएशन को बैंक रन कहा जाता है, जब लोग अचानक से बैंक से अपना पैसा मांगने पहुंच जाते हैं और बैंक वो पैसे पे नहीं कर पाता। तो बैंक रन कैसे डिसिसिव फैक्टर रोल प्ले करता है एक क्राइसिस में, ये इन्होंने हाईलाइट किया। इन्होंने जो बैंकिंग रेगुलेशन की फंक्शनिंग है उसके ऊपर भी अपनी जो स्टडी है वो कंडक्ट की। इन जनरल क्या माना जाता था पहले कि बैंक्स फेल कर गए, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और ये इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रेट डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बनानके की स्टडी कुछ और कहती है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ था, पहले इकोनॉमी कोलैप्स करी थी, उसके बाद बैंक फेल हुए थे और फिर ये ग्रेट डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया था। तो मतलब इन्होंने सारा ग्रेट डिप्रेशन का ठीकरा बैंक्स के फेल होने पे नहीं फोड़ा है, बल्कि उसके पहले के इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक रिसेशन पे फोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर उस इकोनॉमिक रिसेशन के समय पे बैंकिंग सिस्टम को थ्राइविंग और स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई होती तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन में कन्वर्ट होता ही नहीं, जो कि अभी तक का एक कन्वेंशनल माइंडसेट था कि बैंक फेल हो गए तो डिप्रेशन आ गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। उन्होंने कहा नहीं, इसके पहले जो रिसेशन आया उसकी वजह से बैंक्स फेल हुए और फिर ये ग्रेट डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। तो इनकी ये जो इंसाइट है इसने हमें उस समय के क्राइसिस को समझने में मदद की और आगे हम इसके लिए तैयार हो सके। जब 2008 का क्राइसिस आया था तो बनानके जी यूएस के सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का आरबीआई है, फेडरल रिजर्व, उसके हेड हुआ करते थे। तो उनके पास जो भी जानकारी थी, जो भी एनालिसिस था, उसको उन्होंने पॉलिसी में कन्वर्ट किया और यूएसए को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। ये तो हो गया बनानके का कंट्रीब्यूशन। बात करते हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिविक की। तो दोनों ही लोगों ने थ्योरेटिकल मॉडल तैयार किया कि बैंक्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका सोसाइटी में क्या रोल होता है, एंड दैट इज द रीजन ये काफी वल्नरेबल होते हैं र्यूमर्स को लेकर। वो किस तरीके से एक मैच्योर रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। एक सिंपल सी एनालॉजी इनके द्वारा ली गई थी,
मतलब एग्जाम्पलिफिकेशन किया गया था कि आप जब बैंक्स को कोई भी अमाउंट देते हैं तो इट विल बी एक्सपेक्टेड कि आप जब भी बैंक से डिमांड करेंगे, अगर वो डिमांड डिपॉजिट में है तो वो आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन बैंक अगर किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लोन देता है तो वो लोन तुरंत चुकाने को नहीं कह सकता। तो बैंक इस तरीके से एक मेच्योरिटी वाला रोल प्ले करता है। यहां पर अगर आपने मिसमैच क्रिएट किया तो बैंक को प्रॉब्लम होगी। लाइक बैंक जिसको लोन दे चुका है वो उससे तुरंत पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन आप मांग सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस अचानक से हुआ बैंक रन की सिचुएशन में तो बैंक इसे मैनेज नहीं कर पाता। इस चीज को एक्नॉलेज करना होगा कि बैंकिंग सिस्टम इसी तरीके से काम करता है और वो कितना सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है कि बैंक कोलैप्स कर जाता है, और बैंक बहुत वल्नरेबल होते हैं रूमर्स को लेकर, जिससे नुकसान होता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन इस तरीके से बनने चाहिए कि ये रूमर्स बैंक को प्रभावित ना करें। इसीलिए बैंक रन से बचाने के लिए इन लोगों ने एक जो सॉल्यूशन प्रपोज किया, दैट वाज डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसे आज लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, जहां पर आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उसे इंश्योर किया जाता है, गवर्नमेंट की ओर से बैकिंग दी जाती है। लाइक अभी जो बैंक में आपने पैसे जमा किए हुए हैं वो 5 लाख तक इंश्योर्ड है। अगर बैंक फ्रॉड करता है या फिर बैंक आपके पैसे नहीं चुका पाता किसी भी कारण से, तो आपका 5 लाख तक का अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। इन दैट केस अगर आप उससे कम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी करती है, और ऐसा लगे कि बैंकिंग सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप बैंक रन के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज यू नो कि आपका 5 लाख सेफ है। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे बैंक्स को बचाया जा सकता है। तो ये तरीके इन्होंने इजाद किए। जो डायमंड है उन्होंने ये बताया कि सोसाइटली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बैंक्स परफॉर्म करते हैं। सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। बोरोवर्स की जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो बैंक अच्छे से जज कर सकता है। आप अपना पैसा किसे दे दोगे ऐसे ही, आपको नहीं पता ना वो एक अच्छा व्यक्ति है कि नहीं, वो आपके पैसे वापस करेगा कि नहीं, लेकिन बैंक इस चीज को समझता है। तो बैंक इस बीच में इमीडिएटर का काम करता है और आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखता है। तो ये जो बैंक को लेकर पूरा इनका एनालिसिस था, जो इनसाइट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इकोनॉमिक सिनेरियो में। दैट इज द रीजन कि इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो महाकाल लोक कॉरिडोर के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में इसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट किया है उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल में। जो प्रोजेक्ट है महाकाल महाराज मंदिर परिषद विस्तार योजना, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल प्लान है जहां पर मंदिर के आसपास के रीजन को एक्सपेंड किया जा रहा है, ब्यूटिफाई किया जा रहा है, और वहां पे जो कंजेशन होता है महाकालेश्वर टेम्पल के प्रेमाइस में, उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो टेम्पल का आसपास का एरिया होता है काफी कंजेस्टेड है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है, तो लोगों को बड़ी असुविधा होती है। ज़्यादातर जो आसपास के टेम्पल्स के रीजन है वहाँ पर कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के साथ। और ये जो एक एरियल व्यू है आप देख सकते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर का, इट्स डेफिनेटली ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से एक्सपेंड किया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को। ये जो पहला फेज है इसमें महाकाल लोक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें विजिटिंग प्लाजा होगा, तो एंट्रेंस जो नंदी द्वार और पिनाकी द्वार हैं उसके साथ 900 मीटर का एक लंबा पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो महाकाल टेम्पल को 108 मुरास और 93 स्टैचू जो लॉर्ड शिवा के हैं, भगवान शिव के हैं, उनसे कनेक्ट करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में है। अभी 4th सेट जो स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो इंडिया को मिल गई हैं। ये एनुअल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है जो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में होता है। स्विट्जरलैंड सभी देशों के साथ डेटा शेयर करता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के फ्रेमवर्क में। उसने हाल फिलहाल में 34 लाख फाइनेंशियल अकाउंट की डिटेल्स को 101 देशों को शेयर किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है? स्विट्जरलैंड का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। दुनिया भर से लोग अपना पैसा वहां पर डिपॉजिट करते हैं, लेकिन वहां पे जो पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है उसका इस्तेमाल होम कंट्री में फ्रॉड करने या टैक्स से बचने के लिए ना किया जाए, इस बात को स्विट्जरलैंड को इंश्योर करना होता है। स्पेसिफिकली तब से जब कई सारे देशों में आरोप लगने लगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपना पैसा बचाने के लिए स्विट्जरलैंड के बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। इसी फ्रेमवर्क में नया प्रिंसिपल या गाइडलाइन या पैरामीटर्स तैयार किए गए, जिन्हें शॉर्ट में AEOI कहा गया। ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जिनको OECD ने डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने। 2013 में G20 कंट्रीज ने AEOI को इंडोर्स किया, जिसमें कहा गया स्विस बैंक से कि आप अपना डेटा सभी देशों को शेयर करिए कि कौन से लोग हैं जो वहां से आपके यहाँ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि उन्होंने अपनी होम कंट्री में टैक्स पे किया है या नहीं। G20 ने OECD से कहा कि आप डेवलप करिए ये फ्रेमवर्क और बताइए कि किस तरीके से डेटा शेयर किया जाना चाहिए स्विट्जरलैंड का ये जो स्विस बैंक है उसके द्वारा। AEOI ये अलाउ करता है कंट्रीज को कि जो भी उनके लोग स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डेटा एक्सचेंज हो जाएगा उनके साथ, गिवन दैट कि वो AEOI का पार्ट भी हों। जो भी डेटा शेयर किया जाता है वो इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स का भी होता है, जिसमें शेल कंपनीज भी कई बार होती हैं, जो कंपनी दिखती हैं ऑन पेपर होती है, सच में नहीं होती, और ट्रस्ट का जो डेटा होता है वो भी शामिल होता है। AEOI एनुअली इसके एम्बिट में जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज किया जाता है, और उसके बाद जिस कंट्री को डेटा मिलता है वो टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर प्रोब चलाते हैं, देखते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं।
कितना फंड है और उनके नाम, ये गाइडलाइन का पार्ट है कि आप उसे पब्लिसाइज मत करो। अब ऐसा नहीं है कि डेटा स्विस बैंक ने इंडिया को दे दिया है तो इंडिया उसकी लिस्ट फेसबुक पे डाल दे और व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है कि इतने लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में जमा कर रहा है। नहीं, आपको जो प्रूव करना है वो आप करो और देखो कि उन्होंने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। आप उनका नाम उछालोगे नहीं, इट्स पार्ट ऑफ ओईसीडी गाइडलाइन। भारत को जो डेटा मिलता है उसे सीबीडीटी को दे दिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। वो उसको अच्छी तरीके से सेफ रखते हैं और उसके बेसिस पर एक्शन भी लेते हैं। ओईसीडी की बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज को फ्रेम करता है, कंट्रीज को एक साथ लेकर आता है ताकि ग्लोबल इश्यूज जो नेशनल, रीजनल या लोकल इवेंट्स, लोकल लेवल्स पर हैं, उनमें कोऑपरेशन बिल्ड हो सके। 38 मेंबर्स अभी इस ग्रुप का हिस्सा हैं और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन जो AEOI है, इंडिया उसे इंडोर्स करता है और उसे एक्नॉलेज करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइबर नाइफ के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है कई सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। अहमदाबाद का जो सिविल हॉस्पिटल है असावरा का, वहाँ पे ये जो नया सिविल हॉस्पिटल है असावरा का, ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि साइबर नाइफ। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अभी हमारे पास जो कुछ भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका टॉप मोस्ट लेवल। साइबर नाइफ क्या होता है, इसी रेफरेंस में न्यूज में है। साइबर नाइफ एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म है। नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती। जैसे इन्वेजन का मतलब क्या होता है कि कोई एंटर करे, किसी जगह को इन्वेड कर दे, चाकू से चीरा लगाया गया, फिर कुछ ऑपरेशन किया गया, दैट विल बी इन्वेजिव ट्रीटमेंट। लेकिन अगर बाहर से रेडिएशन के माध्यम से ट्रीटमेंट कर दिया जाए, दैट विल बी नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट। तो इसमें देखिए एक ऐसी मशीन होती है, जैसे आपको इमेज में दिखाई गई है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इसका इस्तेमाल रेडिएशन थ्रो करके ट्यूमर्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से ऐसे एक रेडिएशन निकलेगा, वो अलग अलग डायमेंशंस में ये मशीन घूम सकती है और अलग अलग जो डोमेन्स हैं या डायमेंशंस हैं, वहां से ये ट्यूमर को हिट करके रेडिएशन के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। तो साइबर नाइफ फंडामेंटली ये एक मशीन है जो ट्रीटमेंट के काम आती है। इसमें 1 से 5 सेशंस कई बार ट्यूमर्स को ट्रीट करने में लगाए जाते हैं। कई सारे कंडीशंस को ट्रीट किया जा सकता है, जैसे प्रोस्टेट, लंग्स, ब्रेन, स्पाइन, हेड एंड नेक, लिवर, पेनक्रियाज, किडनी, इन सभी में साइबर नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट में। ये सर्जरी का अल्टरनेटिव होता है पेशेंट्स के लिए। कई बार कुछ सर्जरीज इनऑपरेबल होती हैं, बेसिकली अगर वो ब्रेन से रिलेटेड है तो वहाँ पे साइबर नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज ये होता है कि पेन से जल्दी रिलीफ मिल जाता है और इसमें किसी प्रकार की चीरफाड़ नहीं होती, इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं है, तो कंपैरेटिवली सेफ भी होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस के बारे में है। इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट, ये जियोस्पेशियल क्या होता है? जियोस्पेशियल 2 शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज जियो एंड द सेकंड वन इज स्पेशियल। ठीक है, अगर मैं इसे और आसान करना चाहूं तो आप इसे कह लीजिए इट्स ज्योग्राफी एंड देन मैपिंग। ओके, अब ये किसी तरीके से जी तो नहीं लग रहा है, इसको सही से बना देता हूं। ठीक है, ज्योग्राफी प्लस मैपिंग, मतलब ज्योग्राफी और मैपिंग को जब ऐड कर दिया जाता है तो उसे जियो स्पेशियल कहते हैं। और आसान कर दूं तो जियो का मतलब होता है प्लेस, ठीक है, और स्पेशल का मतलब होता है लोकेशन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी प्लेस को एक लोकेशन पे फीड कर दें, वहां पर उसमें कुछ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डाल दें कि ये प्लेस एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है, तो उसे ही जियो स्पेशल कहा जाएगा। आसान हो गया ना? जैसे कि ताजमहल है, आगरा में है, इससे बात नहीं बनेगी। किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर है, तो इसे कहेंगे ये जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। आगरा में है, वो घूमने के लिए ठीक है। तो जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन का मतलब आपने समझ लिया, जब आप उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐड कर देते हो, उसकी लोकेशन बता देते हो। तो अभी हाल ही में इसका सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ है हैदराबाद में। गोल है UNWGIC का कि हम ब्रॉड डायलॉग, जो भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है दुनिया भर में, लोकेशंस हैं, गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसका आपस में अच्छी तरीके से शेयर हो सके और सभी लोग रिसर्च पर्पज से या अन्य पर्पज से उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कुल मिला के इस बार की थीम रही जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। सभी लोगों को इस प्रकार के डेटा के एक्सेस हो, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इस पूरे कांग्रेस को होस्ट किया है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी कि UN देसा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 साल में एक बार ये कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। 2018 में चाइना में हुई थी और 2022 में इंडिया में हुई है। रिविजन कर लेते हैं। OECD इंडिया इसका मेंबर है, शुद्ध रूप से गलत है, नहीं है। कुर्दिश कम्युनिटी म्यांमार से बिलोंग करती है, गलत है। 4 देशों से बिलोंग करती है। रिविजन करने के लिए आपका मन करे तो नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ये भी गलत है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन G20 ने इंडोर्स किया 2013 में, शुद्ध रूप से सही है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस का दिया गया, जो उन्होंने बैंक रेगुलेशन, बैंकिंग क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, उसके लिए। दैट्स ट्रू। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।